एपिसोड 20। शादी होने के बाद राहुल बिना कुछ बोले ही बाहर से खुशी को वैसे ही मंडप में छोड़कर चला जाता है। जिसे ऐसे जाते देख जो कुछ ही मेहमान आए होते हैं वो बातें करने लगते हैं। अरे इसे क्या हुआ, अभी ही तो इसकी शादी हुई है और शादी को हुए अभी 5 मिनट ही भी नहीं हुए और देखो इस लड़के को, अपनी बीवी को अभी ही ऐसे छोड़कर चला गया। तो बाद में क्या करेगा इस लड़की के साथ? बेचारी लड़की, इसके तो माता पिता भी नहीं है, कैसे रहेंगी ये लड़की इस लड़के के साथ? इतना बोल वो सभी खुसर फुसर करने लगते हैं और उनकी सबकी बातों को सुनकर उन तीनों मित्तल को राहुल पर बड़ा ही गुस्सा आने लगता है, पर वो उसे इतने लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं। तभी खुशी अपनी जगह से उठती है और वो सबसे पहले सीनियर मित्तल के पास जा उनके पैरों को अपने दोनों हाथों से छू लेती है। जिसे देख मिस्टर सीनियर मित्तल बोले, खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। इतना बोल वो उसे कंधों से पकड़कर ऊपर उठा देते हैं। खुशी एक नज़र उन्हें देखती है, जिनके आशीर्वाद को सुन उसका मन कड़वाहट से भर जाता है। फिर वो साहिल और यामिनी के पास जा उनके पैर पड़ने के लिए झुकती है, तो वो दोनों उसे रोककर अपने गले से लगा लेते हैं और बोले, बेटियां अपने मॉम डैड के पैर नहीं छूती है बेटा। इतना बोल वो दोनों उससे अलग होते हैं। तभी एक औरत बोली, मिसेस मित्तल, अपनी बहू का घूंघट उठाकर हमें भी तो दिखाओ, कौन सा सोना लाई हो तुम अपने बेटे के लिए? जिसे सुन यामिनी बोली, सोना नहीं मिसेस कपूर, हीरा लाई हूँ मैं, वो भी ऐसा वैसा नहीं, कोहिनूर का हीरा। बोल वो उन सबसे बोली, और हीरे को कोई इतने आसानी से थोड़ी देख सकता है, उसके लिए तो आप सबको कल का इंतज़ार करना होगा। कल रिसेप्शन पार्टी में ही आप सब मेरी बहू का चेहरा देख सकते हो। इतना बोल वो मुस्कुरा देती है, जिसे सुन उस औरत का मुंह बन जाता है। फिर वो सारे मेहमान भी खाना खाने के बाद बाहर से चले जाते हैं। तब सीनियर मित्र बोले, यामिनी बहू, खुशी को राहुल के कमरे तक छोड़कर आओ, वो थक गई होंगी और उसे आराम की ज़रूरत है। जिससे सुन यामिनी हाँ मैं अपना सिर हिलाकर खुशी को अपने साथ ऊपर राहुल के कमरे तक ले जाती है। जब खुशी अपनी सास के साथ अंदर कमरे में आती है तो वो देखती है राहुल का कमरा बहुत ही बड़ा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना एक आलीशान रूम होता है, जिसमें बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है और बेड को फर्स्ट नाइट के अकॉर्डिंग सजाया गया होता है। तभी यामिनी खुशी को बेड तक ले जाते हुए बोली, खुशी बेटा, तुम राहुल की उस हरकत के लिए बुरा मत मानना, उसे अभी समझ नहीं है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, पर मुझे पूरा यकीन है तुम उसे सुधार दोगी और उसे बहुत जल्द सब समझ भी आ जाएगा और उसकी आंखें भी खुल जाएंगी। यामिनी की बात पर खुशी कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस उन्हें ही अपनी खाली आंखों से देखे जा रही होती है। तभी यामिनी जाते हुए बोली, तुम कुछ देर आराम कर लो, राहुल अभी आता ही होगा। जिसे सुन खुशी थोड़ी हैरानी से बोली, राहुल? तो उसकी बात सुन वो मुस्कुराकर बोली, हाँ राहुल, मेरे बेटे का नाम भी राहुल ही है। इतना बोलकर यामिनी वहाँ से चली जाती है और जाते समय बाहर से डोर लॉक कर देती है। खुशी उस बड़े से रूम को देखती है जो इतना बड़ा होता है, जिसमें आराम से 100 से 150 लोग आ जाए, जिसमें एक बड़ा काउंटर, स्टडी रूम, जिम, अटैच किचन भी होता है। वो उस रूम को एक नज़र देखकर बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपना घूंघट उठाकर
एक कड़वाहट भरी मुस्कान लिए बोली, देख लिया तूने, जो लड़का शादी होते ही अपनी पत्नी को वैसे ही इतने सारे लोगों के सामने छोड़कर जा सकता है, क्या वो तेरी खुशी का ध्यान रख सकता है? इतना बोलते हुए ही खुशी की आंखें कुछ नम सी हो जाती है, जिसे ऐसे देख उसका राहुल बोला, अब मैं यहाँ पर खुशी के राहुल का उपयोग करूँगी, क्योंकि अब यहाँ पर 2 राहुल है, इसलिए आप सभी कंफ्यूज ना हो। अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखकर बोला, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी ना? खुशी, जिसे सुन खुशी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो कुछ देर शांत रहकर बोला, 18 सालों तक मैंने खुद को संभाल कर रखा, किसके लिए? तेरे लिए। कभी मैंने खुद अपने आप को भी अच्छे से नहीं देखा, जितना मुझे देखना चाहिए था, वो भी किसके लिए? तेरे लिए राहुल। मैंने बचपन से ही खुद को बहुत संभाल कर रखा, कभी खुद की बॉडी पर एक खरोंच तक नहीं आने दी, वो भी किसके लिए? तेरे लिए ना। मैंने हमेशा से ही खुद को तेरी अमानत की तरह समझा, ताकि जब हमारी शादी हो तब मैं खुद को तुम्हें सौंप सकूं, मैं तेरी बन सकूं पूरी तरह से। मन तो हमारे हमेशा से एक थे और तन वो भी एक हो सकते थे, पर कभी हमने अपनी लिमिट क्रॉस ही नहीं की। यहाँ तक कि तूने कभी भी एक बार भी मुझे किस तक नहीं किया। किस पल के लिए राहुल? इस पल के लिए। ये बोलते हुए ही खुशी रो पड़ती है और उस बड़े से कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसके लिए ना राहुल, इसी पल के लिए, ताकि कोई और तेरी खुशी को छुए, उसके कपड़े उसके शरीर से निकाले, उसे अपने पैरों तले रोन दे, इसी के लिए। क्यों, सही कहा ना राहुल? मैंने ये बोलते हुए ही खुशी की आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे होते हैं और वो अपनी आंसू भरी आंखों से राहुल को देख रही होती है, जिसे ऐसे देख राहुल को भी अपने अंदर काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही होती है। खुशी रोते हुए ही राहुल को देखकर बोली, राहुल, मैंने ये शादी तो कर ली, पर इसके आगे मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं किसी और की छुअन अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती राहुल। जिस बॉडी को कभी तूने नहीं देखा, उस बॉडी को मैं किसी और को कैसे सौंप सकती हूँ राहुल? नहीं राहुल, नहीं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। ये बोलते हुए ही वो लाचारी से उसे देख रही होती है और आगे वैसे ही रोते हुए लाचारी से बोली, जिस होठों को तूने कभी छुआ नहीं, उन होठों पर मैं किसी और के होठों का स्पर्श कैसे फील कर सकती हूँ राहुल? मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तेरे अलावा किसी और की कैसे हो सकती हूँ? इतना बोलकर खुशी फूट फूट कर रो पड़ती है, जिसे ऐसे रोते देख राहुल को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी खुशी को वैसे नहीं देख पाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है और खुशी वैसे ही रोते हुए सो जाती है। नीचे यामिनी दोनों मित्तल को देखकर बोली, हमने इस बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? खुशी सच में कितनी ज़्यादा प्यारी और अच्छी है, वो तो हमें पता ही है। साथ ही वो बहुत मासूम और भोली भी है और हमारा बेटा एक मक्कार लड़की के जाल में फंसा हुआ है, जिसे उसके अलावा कोई और नज़र ही नहीं आती है। उसने ये शादी भी बस राहुल को इसलिए ही करने दी होंगी, ताकि राहुल की प्रॉपर्टी और पैसे उसके हाथ से ना जा पाए। कहीं राहुल कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसके कारण इस मासूम बच्ची की जिंदगी खराब हो जाए। और पहले से ही वो बच्ची एक दर्द से गुजर रही है, कहीं ऐसा ना हो और एक दर्द उसके जीने की आस भी छीन ले, जिसे सुन वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं।
रात के करीब 1 बजे रूम का दरवाज़ा खुलता है। खुशी बेड पर अभी भी वैसे ही सो रही होती है। तभी कोई अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर अंदर आता है और कमरे का डोर अंदर से बंद कर देता है और बेड के तरफ बढ़ जाता है। उसकी नज़र जैसे ही सोती हुई खुशी पर पड़ती है, ये देख वो खुशी का दुपट्टा खींचकर उसके शरीर से अलग कर देता है। हेलो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। साथ ही कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो मेरे पॉकेट नोवेल पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मेरी आईडी है रेशमी बागड़े। उम्मीद करूँगी आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।